बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से दुलारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। और आज हम फिर से एक नई हेडिंग, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक छोटी सी हेडिंग सीखेंगे। जितनी छोटी है उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज अपना माइंड कंसंट्रेट करके बैठिए, अपने सामने एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, अपना नोट्स ओपन कर लीजिए और जो समझा रहे हैं बड़े आराम से समझ लीजिए, ठीक है। और बता दे बच्चों कि बहुत इजी वे में हम समझाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर, ये स्टूडेंट को लगता है, क्योंकि इसमें जो है सेल वाले टॉपिक को इंक्लूड किया है ना, तो उनको लगता है टफ है। शायद आप सही जगह पढ़ते नहीं है, या फिर आप सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं जो टीचर समझाते हैं आप लोगों को। तो हम आपको समझाने जा रहे हैं, देखिए एकदम चुटकी में याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि पिछली क्लासेस में कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है आंसर देते हैं और उनका हम नाम अनाउंस करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है अपना नाम मतलब सुनकर, यूट्यूब पर अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट का मेरी गलती की वजह से छूट जाता है, वो थोड़ा सा सैड हो जाता है कि सर मेरा नाम नहीं ले, मैं भी तो आंसर देती हूँ या देता हूँ, फिर भी मेरा नाम सर नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत किया करिए आप लोग। गलती से हो जाता है और बाद में हम कहते भी हैं, किसी का नाम अगर छूट गया तो माफी चाहते हैं हम आप लोगों से। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, जिसमें जो है अलका राय, आराधना, शालिनी, आदर्श, निखिल, और उसके बाद राहुल सोनकर, कुमकुम, ज्योति, ठीक है। और आई थिंक इतने लोग तो हो गए, और पता नहीं, और मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर किसी का छूट गया गलती से ना, तो अपना नाम खुद से ले लेना और माफी चाहते हैं अगर छूट गया हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछते तो आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, सब क्वेश्चन नहीं पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिएगा बच्चों कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था और मेंडल ने इसको क्या कहा था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप हमको बताएंगे कि पुनेट स्क्वायर विधि को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये दो हो गया। और उसके बाद आप हमको ये बताएंगे मल्टीपल अलील के, मतलब कि बहु अलील का एक एग्जाम्पल आप हमको देंगे, और इतना, ठीक है। और उसके बाद और आप हमको बताएंगे अपूर्ण प्रभाविता के जो है दो प्लांट के नाम बताएंगे, ठीक है। उससे सेकेंड नेम भी बताएंगे। प्लीज स्टूडेंट, आप सभी लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं या फिर जो लोग भी पढ़ाई करते हैं, अगर आपको आता है, नहीं भी आ रहा है, तो नोट्स में से देखकर, कहीं से भी देखकर प्लीज आप आंसर दिया करिए, क्योंकि माइंड में आपके रिकॉल होगा। और जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। और हम क्लियर कर दे बच्चों कि हम पढ़ाते हैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। इसलिए हम एनसीईआरटी और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाकर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी बिना बकवास के। हेडिंग हमारी क्या? वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत, ठीक है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत। बड़े ध्यान से देखिएगा। या तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्रोमोसोमवाद क्या है, या पूछ सकता है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद, या फिर पूछ सकता है सिद्धांत, ठीक है। दोनों में से कोई एक दे देगा, आंसर सेम है, कोई कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखिएगा, ठीक। या फिर आपसे एक और घुमा के पूछ सकता है सटन बोवेरी का सिद्धांत बताइए, तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो हम बताने जा रहे हैं वही है, ठीक है। और याद रखिए कि जो 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से होते हैं, पूरे एनसीईआरटी से होते हैं। तो प्लीज हम पर विश्वास रखिए, नंबर हम दिलाएंगे आपको, है ना। लास्ट में हम आपको गेस्ट पेपर देंगे, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है पेपर, गेस्ट पेपर का, जिसमें बच्चे खुद कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था, जो बताया था कि नहीं आए क्वेश्चन आने वाले चांसेस बनते हैं, तो उसमें से मोर देन क्वेश्चन फंस जाते हैं। अगर हम 70 की बात करें तो इस बार कहीं कहीं तो पेपर में 65 नंबर डायरेक्टली पेपर से ही आया था, जो हमने दिया था। इस बार भी वही होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, तभी आप उस पेपर को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन? वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम हम राइट कर देते हैं यहां पर। क्या है? वाल्टर सटन एंड, तथा लिखेंगे, है ना, हिंदी लिख रहे हैं तो, तथा थियोडोर बोवेरी, ठीक है, बोवेरी।
ये दो साइंटिस्ट थे, ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या काम किया, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जीन का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से क्रोमोसोम का भी व्यवहार होता है। क्रोमोसोम एक इंग्लिश वर्ड है, इसकी हिंदी गुणसूत्र है। यानी कि सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमवाद यानी सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मेंडल ने क्या बताया था कि जीन जो है जोड़े में रहते हैं, जब वो युग्मक बनते हैं तो अलग अलग जाकर नए नए संयोग बनाते हैं। सेम उसी प्रकार से सटन एंड बोवेरी ने बताया कि, यानी वाल्टर सटन या थियोडोर वेवेरी, ठीक है, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जीन का व्यवहार होता है, सेम उसी प्रकार से क्रोमोसोम का व्यवहार होता है। मतलब समझ लीजिए, हमेशा याद रखिए, क्रोमोसोम पर ही जीन होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, इसी पे अगर हम कहें ये लेंथ का जीन है तो ये ऐसे ही होगा, लेंथ का जीन, ठीक है। तो सटन एंड बोवेरी ने ये बताया कि जिस प्रकार से जीन का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का भी व्यवहार होता है। और जो मेंडल ने अपने सिद्धांत में बताया था जीन किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, प्रभावी होता है, विसंयोजन होता है, दोनों यानी सब सिचुएशन में जो है क्रोमोसोम ही उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर से सुन लीजिए, फिर से हम क्या बता रहे हैं कि जो वाल्टर सटन एंड थियोडोर वेवेरी ने क्या बताया, क्या कहा उन्होंने कि जिस प्रकार से जीन का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से गुणसूत्र का भी व्यवहार होता है। आप ये पहली लाइन लिखेंगे आप लोग। और उसके बाद इन्होंने बताया कि मेंडल ने अपने सिद्धांतों में जिस प्रकार से जीन को बताया है कि किस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और किस प्रकार से वो कार्य करता है, वो कार्य गुणसूत्र के कार्य होता है। क्योंकि जीन जैसे जोड़े में होते हैं, जैसे जीन हमको बताया ना कैपिटल टी हमेशा जोड़े में होते हैं, हमेशा इसी प्रकार से गुणसूत्र भी हमेशा क्या होते हैं, यानी क्रोमोसोम भी हमेशा जोड़े में होते हैं। जिस प्रकार से जीन जोड़े में होते हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। किसने बताया? वाल्टर सटन थियोडोर वेवेरी ने। किस आधार पर? मेंडल के नियम को जब उन्होंने समझा तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जीन होते हैं, जीन का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से क्रोमोसोम का भी व्यवहार होता है। और जैसे जीन जोड़े में होते हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी आप देखेंगे ना, तो उसमें सेल थ्योरी के बारे में कुछ लिखा है, हम उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। आपको मियोसिस पता है? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन पता है बच्चों? ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके, क्योंकि फिगर एक छोटे से हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और समझ में भी आ जाए। आपको पता है जीन, जैसे हमने कैपिटल टी का 2 जीन लिख दिया है। अब यहां पर गुणसूत्र भी है, अब ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, जो बुक में आपके एनसीईआरटी में सेल वाले टॉपिक को इंक्लूड कर दिया, बच्चे घबरा जाते हैं, उसको लिखना नहीं बच्चों, ठीक है। जो बुक में दिया है उसको आपके एग्जाम में नहीं लिखना है, बस जो हम बता रहे हैं उतना ही लिखना है। जैसे एक लाइन हमने जो पढ़ाया आपको वही लिखना है, ठीक। अब जीन जैसे ये भी लिखना है, जीन जैसे जोड़े में होते हैं, इसी प्रकार से गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। उसके बाद सेल के बारे में बताया है, हम बताते हैं। मियोसिस आप जानते हैं? मियोसिस तो आप जानते होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, इतना क्लियर है बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए, अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, कब होता है? जब गैमेट बनता है। और आपको हमने यहां पर भी बताया है कि युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन अलग हो जाते हैं। बताया कि नहीं बताया है? सेम उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो क्या होगा, ये जो गुणसूत्र, ये समजात गुणसूत्र हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें यहां पर लंबे का जीन है तो यहां पर बौने का जीन है, यहां पर लंबे का जीन है, ये यहां पर बौने का जीन है, ये इस पर प्रभावी है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, पहले हम बना देते हैं फिगर, आपको पता है इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, उसमें भी कई फेज होती हैं, आप 11th में पढ़े होंगे। हम शॉर्टकट बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे ही यहां से तारक का जो होता है, गुणसूत्र जो यहां पर जो लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, बताइए लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? ऐसे गुणसूत्र लगे होते हैं, और तारक का इसे चिपक कर क्या करता है, गुणसूत्र को अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर देता है। इतना बच्चों क्लियर हो रहा है? इतना जो समझा रहे हैं क्लियर हो रहा है? अब जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही आगे डिवाइड वगैरह, तीनों फेज हम डायरेक्टली बता रहे हैं, क्योंकि 11th में हम समझ रहे हैं कि आप पढ़े हैं, हम समझ रहे हैं कि आप 11th में पढ़े हैं, ठीक है, उसी चीज को समझा रहे हैं। उसके बाद होता क्या है कि 2 सेल बनती है, ठीक है, यहां से 2 सेल बन जाती है, यानी आगे डिवाइड करके 2 सेल बनेगी।
और जब ये दो सेल बनती है तो आपको पता है, देखिए यहां पर ये यहां से पकड़ा है, इस रास्ते से नहीं पकड़ा, इसलिए आधा गुणसूत्र इधर आएगा, आधा गुणसूत्र इधर आएगा। तो इस प्रकार से दो सेल बनेगी, 1 2 3 4। तो 4 आ गया एक सेल में, 4 आ गया एक सेल में, ठीक है, 4 और 4 एक एक सेल में गुणसूत्र आ गया, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब ये मियोसिस सेकंड करेगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है 2 बार होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। हमने क्या बोला, फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 23 और 23 हो जाती है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? लेकिन जब अर्धसूत्री सेकंड होता है तो उस दौरान गुणसूत्रों की संख्या तो आधी ही रहती है, लेकिन कोशिका कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। कैसे बनेंगे देखिए, ये जो गुणसूत्र लगा है, जैसे ऐसे हम एक गुणसूत्र यहां पर बना रहे हैं, हालांकि आप मान लीजिए कि यहां पर 23 से 23 गुणसूत्र लगे पड़े हैं। हम एक गुणसूत्र का फिगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये ऐसे ऐसे होता है गुणसूत्र, ऐसे होता है कि नहीं होता है, इतना सबको क्लियर है। अब ये फर्स्ट जब हुआ तो उस दौरान आधा आधा डिवाइड हो गया, लेकिन जब सेकंड यानी अर्धसूत्री सेकंड होगा तो एक बार यहां से गुणसूत्र मतलब तारक का यहां से लगेगा, एक यहां से लगेगा, इसी प्रकार से एक यहां से एक यहां से, दोनों साइड से लगेगा और दोनों अपने आप को खींचना चालू करेंगे। देखिए जब ये दोनों खींचेंगे तो बताइए टूट जाएगा, ये जो धागा है टूट जाएगा, एक ऐसे पहुंचे, एक अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, इसी प्रकार से ये भी अलग होगा और ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। और ये आगे जाकर एक सेल ये बनाएगा, एक सेल ये बनाएगा, उसी प्रकार से एक सेल इसकी बनेगी, एक सेल इसकी बनेगी। तो आपको पता है सूत्री विभाजन में 4 कोशिका बनती है, 4 कोशिका बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन बच्चों जो हम यहां पर समझाना चाह रहे हैं वही है कि अगर सपोज करिए कि एक जीन यहां पर लंबे वाला था, मतलब एक लंबे वाला जीन है, एक बौने वाला, जो कि यहां पर है, ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं यहां पर, एक लंबे वाला एक बौने वाला। अगर अर्धसूत्री सेकंड हुआ और उस दौरान जो है युग्मक निर्माण के समय क्या हुआ कि उसको खींचा गया, जब गुणसूत्र को खींचा गया तो 2 भागों में बट गया और लंबे वाला जीन एक कोशिका में और बौने वाला जीन एक कोशिका में चला गया। अगर इसके फर्टिलाइजेशन से अगर एक नया संतति बनता है तो ये तो बच्चा लंबा होगा, लेकिन अगर इसके फर्टिलाइजेशन से बनता है तो बच्चा पौना होगा। आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये पॉइंट जो आ रहा, ये जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं बच्चों, ये 11th में पढ़ाया जाता है और हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ आता होगा सेल वाले टॉपिक में, मियोसिस वाले टॉपिक में। अगर नहीं आ रहा है अभी समझ में तो हम राइट वे एजुकेशन जो चैनल पर हम अभी सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अभी 1 महीना लगेगा, हम जो है लगभग पहुंच जाएंगे सेल डिवीजन वाले टॉपिक पे। आप प्लीज कंटिन्यूअस उस वाले चैप्टर को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट, ठीक है। तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये विभाजन किस प्रकार से हुआ। हालांकि ये आपके 12th के एग्जाम में बोर्ड में नहीं लिखना है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन भी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बाद में हम जब पढ़ा रहे हैं तो वहां समझ लीजिए, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन एक चीज हम समझिए कि अगर ये डिवीजन हो रहा है, ये भी दोनों साथ में थे, लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि तारक का खींचना चालू किया तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों गुणसूत्र अलग हुए। ये एक सेल में जाएगा, ये दूसरे सेल में जाएगा। अगर मान लेते हैं ये जैसे 2 नर युग्मक है, सपोज दैट दोनों नर युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक है, और एक गुणसूत्र इसके अंदर है, एक वाला आप कहेंगे सर इतना बड़ा गुणसूत्र इतना छोटा स्पर्म। बच्चों ये जो गुणसूत्र होता है ये बहुत ही छोटे में होता है, डीएनए आपको पता है बहुत ही छोटे में होता है। तो यहां पर ये गुणसूत्र है, यहां पर गुणसूत्र है, यानी न्यूक्लियस के अंदर होगा। अगर ये लंबे वाला स्पर्म में, मतलब ये लंबा वाला गुणसूत्र जो है ये यहां पर है और बौना वाला यहां पर है, अगर ये फर्टिलाइज कर गया तो बच्चा कैसा होगा, लंबा। अगर ये फर्टिलाइज कर गया तो बच्चा बौना होगा। समझ गए आप लोग? वही चीज यहां पर होती है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये अलग जाता है तो ये जहां जाएगा ये लंबे पौधे को बनाएगा, ये जहां जाएगा ये बौने पौधे को बनाएगा। वही बात जो समझाना चाह रहे हैं समझ गए होंगे आप लोग, है ना। वाल्टर सटन तथा थियोडोर बोवेरी ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जीन का व्यवहार होता है, मेंडल ने अपने सिद्धांतों में जिस प्रकार से जीन के व्यवहार को समझाया था, उसी प्रकार से गुणसूत्र का भी व्यवहार होता है। गुणसूत्र भी जोड़ों में होते हैं, समजात गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं, लेकिन जिस पर देखिए समजात गुणसूत्र जोड़े में होते हैं जिस पर दोनों लक्षण होते हैं, एक जैसे प्रभावी का होता है, एक अप्रभावी का होता है। समझ गए इतनी बात, ठीक है। दोनों लक्षण जोड़े में होते हैं, लेकिन युग्मक निर्माण के समय ये जो गुणसूत्र जब अलग होते हैं, जब अर्धसूत्री सेकंड होता है तो ये गुणसूत्र अलग होते हैं, और जब अलग होते हैं तो अलग अलग जाकर नए नए संयोग बनाते हैं, इसे ही विसंयोजन कहते हैं ना। जब ये अलग होता है, जैसे ये गुणसूत्र है, एक लंबे इस पर लंबे का जीन, इस पर पौने का जीन, समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक। अगर अर्धसूत्री सेकंड हुआ
तो क्या होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये जहां जाएगा ये लंबा बनाएगा, ये जहां जाएगा ये बौना बनाएगा। तो वही चीज उन्होंने बताया कि जैसे जोड़े में जीन होते हैं प्योर रूप से बने होते हैं, लेकिन जहां जहां जाते हैं अलग अलग संयोग बनाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी क्या होता है, जोड़े में होता है। समझात गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, एक पर अलग लक्षण होता है और उसी के दूसरे पर उसका अप्रभावी वाला लक्षण होता है, और जहां जाते हैं वो नए नए लक्षण को प्रकट करते हैं। और इसी को और उसी के साथ ही वाल्टर सटन तथा थियोडोर बोवेरी ने मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बस 3 लाइन में लिखना। आप लोग क्या लिखेंगे, अब लिखने वाली बात कर लेते हैं। एग्जाम में आपके आएगा तो क्या लिखेंगे, हमने तो अभी समझाने वाली बात की। आप ये लिखेंगे वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, ठीक है। इन्होंने बताया कि जैसा जीन का व्यवहार होता है उसी प्रकार से गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का भी व्यवहार होता है। जैसे मेंडल ने बताया था कि जीन जोड़े में होते हैं, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। लेकिन जब युग्मक निर्माण होता है तो जीन भी अलग होते हैं, उसी प्रकार से समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। और जब वो अलग होते हैं तो नए नए जगह जाकर वो नए नए लक्षण को प्रकट करते हैं, और इसे ही मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर, ठीक है, सटन बोवेरी ने अपने सिद्धांत को मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यही चीज लिखना है अपने नोट्स कॉपी में, यही जो हम बोले वही लिख लीजिए, बल्कि आप वीडियो को फिर से रिवाइज करिए और फिर से नोट बना लीजिए रोक रोक के, ठीक है, जो हम बोले हैं। बाकी सारी चीजें हम समझाए हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था। ये तो क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत भी दोनों वैज्ञानिक ने दिए थे, लेकिन बच्चों यहीं पर एक और ट्विस्ट आ जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रमाण नहीं दिए थे, इन्होंने बस बातों से बात कर ली थी, ये मतलब लिख कर, ये समझ कर कि नहीं ऐसा ऐसा होता होगा। इसका प्रायोगिक प्रमाण जो दिया था, किसने दिया था, इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, है ना। कौन थे, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद का प्रायोगिक प्रमाण दिया। इंपॉर्टेंट कई बार मेडिकल एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया बच्चों। नाम दोनों साइंटिस्टों के याद रखिए, पूछ लेता है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत किसने दिया, तो गलती कर बैठे बच्चों। तो उस दौरान जो है आप लोग याद रखिए, किसका नाम याद रखेंगे, वाल्टर सटन है, थियोडोर बोवेरी का। लेकिन अगर यहीं पर ये वंशागति क्रोमोसोम का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था, तो आप लोग किसका नाम याद रखेंगे, थॉमस हंट मॉर्गन का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला फल मक्खी है, ये ड्रोसोफिला क्या है, फल मक्खी है, ठीक है। ड्रोसोफिला, इसका पूरा नाम साइंटिफिक नेम है क्या, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, ठीक है। इस पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कौन, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, ठीक है, मेलनोगेस्टर पर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और यह एक फल मक्खी है, और जिससे उन्होंने क्या बताया, जिससे प्रायोगिक प्रमाण ये सिद्ध किया कि जिस प्रकार से जीन एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर नए नए लक्षण को प्रकट करता है, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी नए नए लक्षण को प्रकट करते हैं। लेकिन बच्चों एक बात क्लियर कर दे, गुणसूत्र लक्षण नहीं प्रकट करते, जब भी प्रकट करेंगे तो जीन ही प्रकट करेंगे। मुझसे गलती हुई जो बोला हमने, याद रखिए गुणसूत्र पर ही जीन होता है, गुणसूत्र पर ही जीन होता है। और ये जान लो कि मेंडल ने जो बताया था वो जीन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अगर हम सही बात बताएं आप लोगों को तो गुणसूत्र ही जहां जाता है वहां पर लक्षण प्रकट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें याद मत रखिए, आप लोग याद रखना क्या, आपने जितना बोला उतनी थ्योरी लिख लिए, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का प्रायोगिक प्रमाण थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। इन्होंने फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर पर प्रयोग किया, जिससे इन्होंने सिद्ध किया कि जो क्रोमोसोम होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक वंश से दूसरे वंश तक हस्तांतरित होता है। अब बात आती है, यहां पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ लेता है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया था।
जैसे मेंडल के बारे में पूछ लेता मटर को क्यों चूज किया था, उसी प्रकार से पूछ लेता थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों इसको अपने प्रयोग में लाया। बाकी और किसी को भी तो ला सकते थे। रीजन क्या है उसका, पहला रीजन तो ये कि इसे कृत्रिम रूप से रखा जा सकता है, मतलब इसको कृत्रिम तरीके से पालन किया जा सकता है, कृत्रिम पालन कर सकते हैं, कृत्रिम तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, यह एक बार के मैथ्यून से बहुत सारे बच्चे को जन्म देती हैं, बहुत सारे बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद तीसरा इसमें क्या है, इनका जीवन चक्र जो होता है वो केवल और केवल कितने का होता है, 2 हफ्तों का होता है। कितने का, 2 हफ्तों का होता है। ठीक, और उसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें नर तथा मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो बच्चों थॉमस एंड मॉर्गन ने क्यों फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को अपने यूज में लाया, क्योंकि इसका कृत्रिम पालन किया जा सकता है, मैथ्यून द्वारा एक साथ में बहुत सारे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। जीवन चक्र पूरा जो होता है, जीवन चक्र लिख देंगे। ठीक है, जीवन चक्र इनका 2 हफ्तों का होता है केवल, और नर तथा मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसलिए थॉमस एंड मॉर्गन ने इस पर क्रोमोसोम का एक्सपेरिमेंट किया, देखा उन्होंने कि बहुत सारे जो है गुणसूत्र मतलब अलग अलग जगह पर जाते हैं तो नए नए लक्षण को क्या कर रहे हैं, वो प्रकट कर रहे हैं। तो इसका प्रायोगिक प्रमाण किसने दे दिया, थॉमस एंड मॉर्गन ने दे दिया। बच्चों आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में हम सहलग्नता पढ़ेंगे, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज कंसंट्रेट रहिए, रिवाइज करते रहिए, बल्कि अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो फिर से देख लीजिए। और हाँ, एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमने 4 चैप्टर पहले से पढ़ा लिया है, और जिसमें पहला जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें हमारी साथ वॉइस क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है। तो प्लीज कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके देख लीजिए वीडियो को, और उसके बाद दूसरे भी चैप्टर में आप 360 पर करके वीडियो देखा करिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ विजुअल होगा, सारी चीज समझ में आएगी। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर 7 चैप्टर का पीडीएफ है, आप वहां से जाकर अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया तो, और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है, और हम चलते हैं। अब आप लोग सही रहिए, घर पे रहिए, सलामत रहिए, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।